हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहली बात तो हमारा एक बैच चल रहा है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए है, जिसकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें आपको सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे आपको बैच परचेज़ करना है, कैसे आपको बैच ज्वाइन करना है, क्या क्या उस बैच में होगा, प्रैक्टिस कितनी होंगी, किस तरीके से उस बैच में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नियरली 2.5 आवर्स उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये बैच जो है ओरिएंटेड है सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए, ठीक, जिसमें आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं बिल्कुल भी, मतलब वैसे तो ये प्रैक्टिस बुक चल ही रही है, इससे आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, कॉन्सेप्ट मैं इसमें बता के चलूँगी, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमें काफ़ी कुछ ज़्यादा बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं, मतलब उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन हमें पता होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता हो, प्रैक्टिस भी उस बैच के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी यूट्यूब पर ये सीरीज़ चल रही है, पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ और कराऊंगी इस पर, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एपी, जीपी, एचपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहले इसके थोड़ा सा बेसिक देख लो। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सेम नंबर अगर आप ऐड करते जा रहे हो, सेम नंबर ऐड करना है, अगर आप सेम नंबर ऐड करते जा रहे हो तो आपको मिलती है एपी। अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो आपको मिलती है जीपी। 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं या नहीं, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, तो जो यहाँ पर सेम नंबर ऐड किया जाता है वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस या सारवंतर, और जिससे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं वो हमारा होता है कॉमन रेशो, वो होता है हमारा कॉमन रेशो, ठीक है। ये होती है एपी जिसमें हम ऐड करते हैं सेम नंबर को। ये होती है हमारी जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी, जिसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। कॉमन रेशो को देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, बेसिक चीज़ है इसकी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज इतना। उसने क्या कहा है, एपी कंप्लीट एक बार आप समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एपी का, मतलब छोटी सी चीज़ बताऊंगी सिर्फ। एपी में क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, मैं क्या कर रही हूँ, बार बार 2 2 2 2 ऐड करते जा रही हूँ, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, तो हर बारी में सेम ही नंबर ऐड कर रही हूँ, वो है मेरा कॉमन डिफरेंस, या फिर जिसे हम सारवंतर कहते हैं, वो हो गया 2, क्योंकि 2 ही ऐड कर रहे हैं। जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है, मतलब फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ये सब चीज़ें अगर बराबर आ रही है दैट मीन्स वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, दैट मीन्स एपी बन रही है, ठीक है। तो हर 2 टर्म्स को आप माइनस करोगे, आगे वाली टर्म्स में से जस्ट उससे पीछे वाली टर्म अगर माइनस करते हो तो हर बारी अगर सेम मिलता है तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाता है, तब वो हम कह सकते हैं कि वो जो बन रही होगी एपी बन रही होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो लास्ट टर्म होती है उसे आप एन भी कह सकते हो, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म, वो होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। थर्ड टर्म कैसे आएगी, कॉमन डिफरेंस का डबल ऐड करो। फोर्थ टर्म कॉमन डिफरेंस का 3 टाइम्स ऐड कर दो, ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है हमारा A4, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a मिलेगा, a मिल रहा है। अगर मुझे A2 निकालना है, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा। n की वैल्यू 3 रखोगे यहाँ पर और यहाँ पर 3 रखोगे तो a प्लस 2d। तो अगर मैं A7 कहूँगी AP में तो a प्लस 6d होगा, अगर A17 कहूँगी तो 16d। तो याद रखना जब भी AP की बात कर रहे हो an अगर वो कहता है तो यहाँ पर n-1 लिया जाता है, ठीक है। ये होती है लास्ट टर्म। अगर वो आपसे कही ये AP हमारी चल रही है तो इसमें 20th टर्म बताओ, 20th टर्म बताने का मतलब है n की वैल्यू 20 पुट कर दोगे, n की वैल्यू 20 करोगे तो a प्लस 19d आएगा, ठीक है। a और d आपको पता होना चाहिए, a मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है, d मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है, an मतलब जो nth टर्म होगी, 20th टर्म a प्लस 19d, 21th टर्म कहेगा a21 a प्लस 20d हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है AP का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर वो कहे कि सारी टर्म्स को ऐड करके क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस एंड सो ऑन, जितनी भी इसमें टर्म्स बनेंगी, अगर n टर्म्स है किसी भी एपी में तो उन टर्म्स का जो सम होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारा एपी इसी में ख़त्म हो जाएगा। अगर ये चीज़ समझ आ गई पूरा एपी ख़त्म, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। n टर्म्स का सम इतना। अगर किसी भी एपी में 10 टर्म लिखी हुई है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20। तो 10 टर्म अगर लिखी है तो उन सबको जोड़ के क्या आएगा, ये चीज़ हम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 ही रखेंगे। a मतलब फर्स्ट टर्म, n-1, d हमें पता है ये कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये होता है सम का। और अगर हमें पता है कि पहली टर्म 2 है और लास्ट की टर्म 20 है, अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है किसी भी AP की, तब फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर किसी भी AP की आपको पहली टर्म पता है और सबसे लास्ट वाली टर्म पता है, तो उसमें क्या करोगे, a प्लस लास्ट टर्म, l लिख लो चाहे an लिख लो, a प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 और इंटू में n कर देना, तो वहाँ से भी हम सम निकाल सकते हैं। तो ये AP इसमें ख़त्म हो गया पूरा। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो AP पूरा ख़त्म है। अगर कहीं पर भी आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी पड़े AP की, वो कहे ये चीज़ आ सकती है कहीं पर भी, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब क्रमागत तीन पद होंगे, क्रमागत 3 पदों का सम, यानी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। मतलब अगर पहली टर्म 1 है, उससे अगली कौन है, उससे अगली कौन है, ठीक है, वो चीज़ बात कर रहा है। तो अगर बीच वाली टर्म a है तो इससे जस्ट पहले वाली मान लो इतना और उससे नेक्स्ट वाली मान लो इतना। जब भी आपको कहे कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात, वो कभी भी करे, 3 कहे, 5 कहे, 7 कहे, कुछ भी कहे, तो हमेशा इस तरीके से मानना, क्योंकि हमें पता है कि AP कैसे बनी है, डी ऐड करते चले जाओ, इसमें d ऐड करोगे ये मिलेगा, इसमें d ऐड करोगे ये मिलेगा, इसमें अगर d ऐड करोगे तो ये मिलेगा, इसमें d ऐड करोगे ये मिलेगा। इस बार हमने बीच वाली टर्म मान लेते हैं, d माइनस करेंगे उससे पहले वाली टर्म आ जाएगी और d प्लस करेंगे उससे नेक्स्ट वाली टर्म आ जाती है। तो जब भी 3 क्रमागत या 5 क्रमागत, 7 क्रमागत या फिर कितने भी क्रमागत टर्म्स का सम हमें कहता है, तो हमेशा इस टाइप से टर्म्स को मानना। उससे क्या होता है, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो d कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3a की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ दे रखी होगी, तो a की वैल्यू हमें पता चल जाती है। ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP। तो इसने कहा है सम ऑफ n टर्म्स कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है। मतलब अगर उस श्रेणी में या फिर उस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में AP में अगर n टर्म्स है तो Sn उसने ये दे रखा है, उसने Sn ये दे रखा है। अगर एक चीज़ यहाँ पे समझो तो वो पूछ क्या रहा है, pth टर्म बतानी है, pth टर्म यानी AP बताना है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, AP मतलब pth टर्म बतानी है, pवां पद। ठीक है, अब अगर ये AP है तो मैं कहूँ पहली ही टर्म का सम बताओ। अब पहली ही टर्म का सम बताना है तो पहली ही टर्म होगी, यानी n की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 रखूँ तो मेरे पास S1 आएगा और वही S1 A1 के बराबर आ जाएगा। ऐसा ही तो होगा भाई, पहली टर्म का अगर सम कहूँ तो 2 आएगा। ठीक, और मतलब पहली टर्म का सम और पहली टर्म दोनों बराबर होती हैं, तो जब भी आपको Sn दे रखा हो, n की वैल्यू 1 रखने पर आपको S1 यानी A1 दोनों सेम ही मिलेंगे। तो A1 हमें पता चल गया, यानी जो हमारी AP होगी उसकी पहली टर्म तो 2 है, सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, अगर मैं S2 करूँगी, S2 का मतलब है 2 टर्म्स का सम, 2 टर्म्स का सम। ठीक है, S2 करते हैं तो S2 आएगा। S2 का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2। S2 का मतलब होता है शुरू की 2 टर्म्स को ऐड कर दो। तो S2 अगर यहाँ रखूँगी तो n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, 20 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब A1 प्लस A2 मुझे पता है 14 है, अब A1 मेरे को पता है 2 है, तो अगर A1 2 है तो A2 कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो A2 12, A1 रखो 2 तो A2 12 आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया, बस 2 टर्म्स पता चल जाए, सारा खेल खत्म वहीं से। 2 है, नेक्स्ट टर्म 12 है, क्या ऐड किया था उसने, खुद ही कह रखा है AP है, AP है तो सेम चीज़ वो बार बार ऐड कर रखा होगा। 12 में से 2 जाएगा तो 10 आएगा, D हमारा कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 10 हो जाएगा। अब 12 में 10 जोड़ोगे 22, 22 में 10 जोड़ोगे 32, ये हमारी AP बन जाएगी। अब AP बनाने के लिए सिर्फ A पता हो, D पता हो, सारी AP बन जाती है। pth टर्म निकालनी है, pth टर्म का मतलब हो गया AP। अगर nth टर्म निकालनी होती थी तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते थे। अगर pth टर्म निकालनी है तो p माइनस 1 करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया जो भी टर्म निकालनी है उसमें से एक कम करना है यहाँ पे। ठीक है, a पता है फर्स्ट टर्म प्लस p माइनस 1, d कितना है, 12 में से 2 गए 10, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10p माइनस 10 यानी 10p माइनस 8। तो pth टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 10p माइनस 8, b इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो। मुझे पता है S1 A1 बराबर होगा, S1 A1 बराबर होगा यानी 2 आएगा। ठीक है, तो जब मुझे पता है इसकी nth
pth टर्म जो आ रही है 10p-8 आ रही है, तो a1 s1 कितना आ रहा था 2। अगर मैं p की वैल्यू 1 रखूँ तो 2 आता है, तो यानी यही आंसर होगा। अगर मैं p की वैल्यू 1 रखूँ तो 18, p की वैल्यू 1 रखूँ तो 13, p की वैल्यू 1 रखूँ तो 7, गलत। तो मुझे कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, मुझे पता था s1 और a1 तो दोनों बराबर ही होंगे, तो s1 a1 बराबर निकाला 2 आ गया। अब जब मैंने pth टर्म मुझे निकालनी है तो मैं फर्स्ट टर्म ही निकालूँ, pth टर्म निकालनी तो मैं फर्स्ट टर्म ही निकालती हूँ। फर्स्ट टर्म मतलब a1 मतलब p की वैल्यू 1 रख के चेक करो, जो भी ऑप्शन हमें a1 ये दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स एंड अर्थमेटिक मीन। अब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन को जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थमेटिक मीन को एएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं, दो रियल नंबर हैं, तो अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य का मतलब होता है दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर 2 है 4 है, इसका समांतर माध्य निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 3। एम यानी अर्थमेटिक मीन इनका निकालना है, तो 2 + 4/2 कर दो 3, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो ए बी दो नंबर दे रखे हैं, तो √AB करोगे तो क्या आएगा, गुणोत्तर माध्य। 2 × 4 दे रखा है दो नंबर, तो इनका गुणोत्तर माध्य या फिर ज्योमेट्रिक मीन √8 या फिर इसे 2√2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसने कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 6, मतलब ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है दो नंबर का, अगर वो दो नंबर ए बी हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन 6 है, यानी ए बी की वैल्यू 36 आएगी जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अर्थमेटिक मीन इज 6.5, अर्थमेटिक मीन यानी ए एम उसने दे रखा है, अर्थमेटिक मीन होता है a + b/2, ये उसने कहा है 6.5, यानी a + b कितना आएगा 13, 2 से इसकी इंटू करोगे 13 आ जाएगा। अब उसने कहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, नंबर कौन कौन था ए बी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। अब चाहे आप b² - a² करो, चाहे a² - b², क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना होता है तो कभी भी प्लस माइनस का साइन नहीं देखते हैं, तो चाहे आप a² - b करो, चाहे b² - a करो, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं जब भी हमें डिफरेंस निकालना होता है। तो उसने कहा है हमसे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, यानी जो भी नंबर्स हैं उनका वर्ग करो, स्क्वायर करो, फिर उनका अंतर निकालो, तो ये निकालना है। अब हमें a + b पता है, ए बी पता है, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये याद रखना। जब भी आपको a + b ए बी पता हो, ये निकालना हो तो यही यूज़ करना, जब भी ये और ये पता हो, ये निकालना हो तब भी ये यूज़ करना, ये दोनों पता हो, इसकी ज़रूरत पड़े तो यही यूज़ करना, इसे अलग से नोट कर लेना, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या होगा, a + b कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 -4, ए बी की वैल्यू 36 है, 4 × 12 4 × 6 ये जगह 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब क्या है, यहाँ से a - b का होल स्क्वायर आ जाता है 25, यानी a - b की वैल्यू कितनी आएगी 5। अगर a - b की वैल्यू 5 है, हमें निकालना है a² - b², a² - b² होता है a + b × a - b, एल्जेब्रिक फार्मूला है ये भी एक। a + b की वैल्यू दे रखी है हमें 13 और a - b दिया है 5, तो 13 × 5 65 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 65 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ द सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ना तो ये AP है ना ही ये GP है, अब इसमें क्या किया जाए, ठीक है। ना तो ये AP है ना GP है, 1/2 देखो 1/4 दे रखा है यहाँ पर, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है 1 × 2 × 3 × 4, फैक्टोरियल 2 1 × 2, फैक्टोरियल 6 1 से लेकर के 6 तक के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो ना तो ये AP बनेगी ना GP बनेगी। AP GP चेक करना है, इसमें से इसे माइनस करो, जो वैल्यू आएगी वही तब आनी चाहिए जब इसमें से इसे माइनस करोगे, ऐसा इसमें होगा नहीं तो AP नहीं है। इसको इससे डिवाइड करोगे, जो वैल्यू मिलेगी वही मिलनी चाहिए तब जब इसको इससे डिवाइड करोगी, ठीक है। जब हम AP चेक करते हैं AP है या नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, आगे वाली टर्म्स में से जस्ट उससे पीछे वाली टर्म माइनस करते जाना है हर बार। कोई भी दो टर्म उठाओ, इसमें से इसे इसमें से माइनस करते हैं, सेम आना चाहिए। GP अगर चेक करना है, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, अगर ऐसा करने पर सेम वैल्यू मिलती है तो कॉमन रेशो होता है तो GP होती है, वैसे यहाँ पर है नहीं, ना AP है ना GP है। अब इसको हम कैसे करें, ऐसी सीरीज़ तो हमने कुछ पढ़ भी नहीं रखी है, तो यहाँ पर हम, अगर आपको थोड़ी सी भी सीरीज़ याद होंगी, sin x, cos x, tan x, इस टाइप की अगर आपको सीरीज़ याद होंगी तो वो यहाँ पर काम कर जाएगी, ठीक है, वही यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है हमारे पास
कि cos x की जो सीरीज़ होती है, cos x की जो सीरीज़ होती है वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा फैक्टोरियल 2, लो ये भी लिखो, खुश रहो, मैंने यहाँ पे देखा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6, मैंने यहाँ पे ये चीज़ देख ली, तो ये देखते ही मुझे इतना याद आया कि cos x की जो सीरीज़ होती है 1 प्लस, सॉरी ये x नहीं आएगा इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, ये और ये चीज़ सेम हो सकती, मतलब इसको मैं ये बना सकती हूँ कब, जब मैं x की जगह पे 1 रख दूँ, तो ये चीज़ें याद होनी ज़रूरी है। तो ये आएगा cos x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू, x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दो, इसमें मत रखना, इसमें रख दो, तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6, ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, cos x माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा, बट जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो cos x में नहीं दे रखे हैं। अगर cos x में दिया हुआ होता तो हम cos 1 माइनस 1 कर देते। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं ई में। एक काम करना, ट्रिग्नोमेट्री वाली मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाली एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बीएससी लेवल का कराया हुआ है, तो अगर आप उसे पढ़ोगे तो वहाँ से आपको सीरीज़ पता चल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो आपको सीरीज़ पता चल जाएंगी, वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं। cos x माइनस 1 हमारा आंसर आया है, cos x माइनस 1 अगर आंसर आया, cos x को हम e की पावर में लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, cos x की वैल्यू होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 1। अब x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 1 रखी थी, x की वैल्यू 1 ही तो रखी थी, यहाँ पर तो नहीं रखी, यहाँ पर रखनी है, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखोगे, e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करो, ऐसा भी कुछ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, अगर हम इसे देखते हैं तो ऐसा भी कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो इसे सॉल्व कर लो, e प्लस e की पावर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब मैं इसे कह सकती हूँ कि ये हमारा हो सकता है, इसको हम कुछ कर सकते हैं कि ताकि कोई सा ऑप्शन इसके जैसा बन जाए। क्या आया है हमारा, e प्लस e की पावर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2। इसमें से देखो कोई ऑप्शन इसके साथ फिट बैठता है, नहीं हो रहा है, तो क्या करो आप इनको एक्सपेंड करके देख लो कौन सा इसमें चेंज हो जाता है। अगर इसको एक्सपेंड करते हो तो क्या आएगा, ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2e अपॉन 2e, ठीक है। तो अगर इसे करते हो तो नहीं बनेगा ये चीज़, क्या है, नीचे e नहीं होना चाहिए, तो मैंने e से ऊपर नीचे इसमें अगर e से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे इसके जैसा बनाना है, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो अगर मैं e से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर e स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2e होगा, तो ये नहीं होना चाहिए, प्लस 2e आ रहा है, तो मुझे पता चल गया ये आंसर होगा। आपको नहीं पता चलेगा, क्यों, अब पता चलेगा, देखो कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो क्या आएगा, e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e आएगा अपॉन 2e। अब ये और ये चीज़ सेम होनी चाहिए, तो क्या करें, e से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे किया, ये स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 इंटू ई 1 हो जाएगा माइनस 2e। अब ये दोनों सेम, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सीरीज़ याद करनी पड़ेंगी, ये कि cos x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। ऐसी सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हो। और जिसको बेसिक्स भी नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के, ज़्यादा ही दिक्कत है, एक और प्लेलिस्ट मिलेगी जो एसएससी करके एग्ज़ाम वाली मैंने बना रखी थी, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ सकते हो, वो भी वहाँ पर कंप्लीट ही पढ़ा रखा है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम शायद उसमें नहीं होगा, बट ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स वहाँ पर हैं। और बीएससी वाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो एक और प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो वहाँ से ये सीरीज़ वगैरह आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 193, ए बी सी आर इन एपी एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ए बी सी अगर एपी में, अब क्या होता है, अगर मैं कहूँ 2 4 6 एपी में है, इसका मतलब है कि बीच वाले का अगर डबल करेंगे तो साइड वालों का ऐड करके आता है, ठीक है। अगर ए बी सी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है, तो 2b करते हैं तो a प्लस सी आएगा। एक एक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। एक्स वाई जेड अगर जीपी में है, यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो बीच वाले का अगर स्क्वायर करोगे तो साइड वालों की मल्टीप्लाई के बराबर आता है। जैसे 2 4 8, ये जीपी में है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, तो हर बारी 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो क्या है, बीच वाले का स्क्वायर करो 16, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो ये होती है जीपी की दो प्रॉपर्टी, इसकी जीपी की प्रॉपर्टी, ये एपी की प्रॉपर्टी। अब इसने क्या कह दिया, कुछ इस तरीके से कहा है, एक्स की पावर b माइनस सी
y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी, ये हमें बोला है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी लिखा, b माइनस सी लिखना है तो c को इधर लेके आ गए b माइनस सी, a माइनस बी लिखना है तो b को इधर लेके आ गए a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस बी तो हो गए बराबर, ये दोनों चीज़ें तो बराबर हो गई। तो मैंने इसे लिखा x की पावर a माइनस बी और इसे भी लिखा z की पावर a माइनस बी और y की पावर क्या है c माइनस ए। ठीक है, इसे आप कुछ भी ABC मान करके भी कर सकते थे। ABC मान के भी हम इसे कर सकते हैं कि 0 to 1 -1 आंसर आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये अगर पावर सेम होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो x इंटू जेड उसकी पावर a माइनस बी। ठीक, पावर सेम होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, पावर अलग अलग होती है और मल्टीप्लाई में होता है तो इन दोनों को ऐड करते। ठीक है, तो क्या हुआ y c की पावर माइनस c माइनस a। ठीक, अब क्या है, अब ये चीज़ हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है x माइनस जेड, तो एक्स जेड की वैल्यू या फिर एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दो, एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर रख दो, तो एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर रखा, इसकी पावर a माइनस बी, वाई की पावर c माइनस ए। तो पावर की मतलब y की पावर 2 है, फिर होल करके पावर a माइनस बी है तो 2 और a माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2a माइनस 2b, y की पावर c माइनस है। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y 2a क्या कहते हैं y सेम है, मल्टीप्लाई में दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2a माइनस बी, 2a माइनस ए तो a हो गया, माइनस 2b प्लस c। अब ये चीज़ मुझे यहाँ से पता है क्या, ये चीज़ कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी है, 2b भी इधर लेके जाओ, 2 कितना आएगा ये 0, 2b इधर लेके आ गए 0, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a माइनस 2b प्लस सी कितना आ रहा है 0, y की पावर 0, आंसर 1। तो ये तो हो गया इसका फुल प्रोसीजर जैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ABC और XYZ की वैल्यू कुछ भी अपनी मर्जी से मान के भी हम इसे ट्राई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, उससे मे बी ये शॉर्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, मान लिया 1 2 3 तो है AP में, तो ABC तो हमने ये मान लिए, XYZ मानना है तो ऐसे मान लो 1, फिर हमने क्या किया, पहला नंबर 1/2 मानो, नेक्स्ट नंबर 1 मान लो और फिर नेक्स्ट नंबर 2, 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये तीनों हो गए किसमें, GP में, 1 1 ऐड कर रहे हैं AP में। क्या करना है XYZ, x कितना है, ये x है, ये y है, ये z, x कितना है 1/2, 1/2 की पावर b माइनस सी माइनस 1। ठीक, फिर y की पावर c माइनस है, y कितना है 1, 1 की पावर कुछ भी रखो 1 ही आना है, z कितना है 2, 2 की पावर a माइनस b माइनस 1। तो कितना होगा 1/2 की पावर -1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, इन 2 में 2 की पावर -1, 1/2 काट पीट के आंसर 1। तो ये शॉर्ट तरीका है इसका, पूरा कंप्लीट बता दिया मैंने इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 194 करते हैं। इसमें क्या है, ये सीरीज़ दे रखी है और यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखें तो log 1 माइनस एक्स, log 1 प्लस एक्स है। तो पहले तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज़ पता होनी चाहिए, क्या होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स से ही स्टार्ट होती है इसकी सीरीज़, x की पावर 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। अगर log 1 माइनस एक्स की सीरीज़ निकालना चाहते हो तो x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दो इसी में ही, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ये। अब उसने कहा है कि चारों ऑप्शन में से कोई एक इसका आंसर होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ऑप्शन से हम इसे ट्राई नहीं कर पाएंगे। ये जो हमें दिया है, अगर हम एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें कि 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, तो इस 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 और इस 2/3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 और इस 3/4 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4/4। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, इन्हें तो ले लो एक साथ में, इन्हें तो एक साथ रखो, एंड इनफाइनाइट टाइम्स आगे जा रही हैं तो वो भी होंगे इनके साथ, प्लस माइनस
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस एक्स की पावर 3/3 प्लस माइनस एक्स की पावर 4/4, ऐसी टर्म्स अलग साथ में रखेंगे, चाहे माइनस इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है, अपनी मर्जी है। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो बन रही है हमारी, ये बन रही है इनफाइनाइट सीरीज़ इतनी, और वो भी कैसी, जीपी वाली। तो जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जीपी में क्या होता है, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस, अगर इस टाइप से कुछ चल रहा होता है तो मतलब a इंटू करते जा रहे हैं और फिर इसका सम पूछते हैं। तो जीपी में इसका जो सम होगा, जो कि इनफाइनाइट सीरीज़ है, a/1 - r होगा। कहने का मतलब ये है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए से मल्टीप्लाई करने पर, थर्ड टर्म ए से मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे आती रहेगी, सबको ऐड करना है, तो जीपी है। जीपी में अगर इनफाइनाइट सम है, जीपी में अगर इनफाइनाइट टर्म्स का हमें सम निकालना होता है तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो हमारा कॉमन रेशो होता है। अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो r-1 कर देना, कॉमन रेशो 1 से छोटा है तो r-1 - r कर देना। यहाँ पर ये जो है इनफाइनाइट टर्म्स है, और इसमें कहा था मॉड x लेस देन 1, यानी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, इसका मतलब ये होता है। तो 1 से छोटी ही है, x इज़ लेस देन 1 यानी 1 से छोटा है, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि x जो है 1 से छोटा है, और यहाँ पर हम कॉमन रेशो देखें, इसको इससे डिवाइड करेंगे x मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे x, तो ये जीपी है। जीपी का इनफाइनाइट सीरीज़ का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, अगर r छोटा है 1 से तो 1 माइनस r, r बड़ा है तो r-1। अब यहाँ क्या चल रहा है, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि दिक्कत करेगा वरना वो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स आगे तक जाएंगी। अब जो है इसमें क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स तो ठीक है, लेकिन ये क्या आ रहा है, इसे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रहने दो इसके साथ में, ठीक है, ये चल रहा है एंड आगे इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं, ठीक। अब अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे देख लें, क्या ये चीज़, सॉरी, अगर यहाँ माइनस रखोगे तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, माइनस चलेगा पूरे में ही। तो अगर यहाँ से देखते हो, यहाँ से आगे तक ये बन जाएगा log 1 माइनस एक्स का सीरीज़, लेकिन ये माइनस एक्स नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस एक्स कर दिया, ये तो अलग है, माइनस एक्स इसमें किया और प्लस एक्स भी इसमें कर दिया, क्योंकि ऐसे तो जोड़ माइनस कर नहीं सकते, प्लस माइनस ऐसे तो कर नहीं सकते, तो माइनस एक्स प्लस एक्स किया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो ये सीरीज़ हो गई, ये हो गई log 1 माइनस एक्स की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन में है तो log 1 माइनस एक्स इन दो में, लेकिन x अपॉन 1 माइनस एक्स, x अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो इसको और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 1 माइनस एक्स से पता चल गया ए डी में से कोई एक होगा, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें इंटू अपॉन 1 माइनस एक्स, इससे कैंसिल, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। इसको करने का तरीका यही है। क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म हमारी 7 दे रखी है, यानी ए अगर हमें 7 दिया है, और लास्ट टर्म यानी ए एन हमें दिया है 448, है कौन, जीपी है, और सम दिया है हमें, एस एन हमें दिया है 889, तो कॉमन रेशो बताना है उसका, क्या बताना है, कॉमन रेशो। जीपी में क्या होता है, अगर पहली टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म आर से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, उससे नेक्स्ट टर्म फिर से इसे आर से मल्टीप्लाई करो, उससे नेक्स्ट टर्म फिर से इसे आर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। तो अगर हमने फर्स्ट टर्म निकाली है तो आर की पावर 0 थी, सेकेंड टर्म निकाली तो आर की पावर 1, थर्ड टर्म निकाली तो आर की पावर 2, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो a इंटू आर की पावर n-1 होगा, याद रखना, nth टर्म तो a इंटू आर की पावर n-1, उसने कहा nth टर्म आपकी 448 है, तो यानी ये होगा a इंटू आर की पावर n-1। ना हमें a पता, a तो हमें पता है बट r नहीं पता है, a पता है 7, तो ये चीज़ में हम a की वैल्यू 7 रख देंगे, 7 यहाँ रख दिया, 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 35, 7 छक 42 और 7 चौक 28, आर की पावर n-1, तो 64 इज इक्वल्स टू आर की पावर n-1 आया, तो 64 इज इक्वल्स टू आर की पावर n-1 आ रहा है, तो 64 किसकी पावर होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, 2 की पावर 3 की पावर कम से कम 8 9 10 तक तो पता ही हो, ठीक है, 5 की पावर 5 to 8 तक पता होनी चाहिए।
टू की पावर 6 होता है 64, तो r की पावर क्या है n-1, तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 और n-1 कितना होना चाहिए 6, तो n कितना होगा 7। तो यहाँ से r और n भी पता चल गया, मतलब a हमें पता है 7, r हमें पता चल गया 2 और नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है 7 और उसने Sn दे रखा है, यानी सम ऑफ n टर्म्स, n निकाला 7 Sn दे रखा है। Sn कितना होता है इसमें जीपी में जो नंबर ऑफ जीपी में जो सम होता है टर्म्स का, सबको ऐड करने पर जो कुछ आता है वो होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर r बड़ा है 1 से तो r शुरू में रखना, अगर r छोटा है तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर कर देना, ठीक है। ये होता है Sn का फॉर्मूला जीपी में। a मतलब फर्स्ट टर्म तो 7, r मतलब 2 की पावर n कितनी है 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो नीचे 1, तो ये हुआ 7, 2 की पावर 7 होता है आपका 128, 128 में से 1 माइनस करोगे 127, मल्टीप्लाई करो अभी से, सॉरी Sn तो हमें दे रखा था, सॉरी इतना हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इतना हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 889 ही आएगा। यहाँ से हमने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया है जिस वजह से ऐसे हो गया क्वेश्चन कि a और r हमें पता चल गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 889 ही आएगा, ठीक है। तो यानी ये चीज़ सही है, यानी हमने जो r और n माना वो अपनी तरफ से सही मान लिया यहाँ पर, क्योंकि हमें आगे करने का ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने 64 देखा और r की पावर n-1 देखा, 2 की पावर 6 होता है, r मतलब r की पावर n-1, तो r की वैल्यू 2 होनी चाहिए, n-1 की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तो r2 n की वैल्यू 7, तो r2 n-1 7। उसके बाद जैसे हमने सम निकाला, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स, तो वो 889 ही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 7 है। वो पूछ रहा था क्या कॉमन रेशो पूछ रहा था, 2 था तो 2 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे से करने की ज़रूरत नहीं थी, बस यहीं से पता चल जाना था। बस ये हमने जैसे ही किया तो हम सेटिस्फाई हो गए कि सम इतना ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, एकदम से हम नहीं निकाल सकते, बट इस चीज़ को सिर्फ यही कंडीशन फॉलो कर सकती थी 2 की पावर 6, ठीक है। 2 r को मान लो, n-1 को 6 मान लो, ठीक है। फिर हमने जैसे सम निकाला तो वो इतना आ गया, इसका मतलब है कॉमन रेशो इसका 2 ही होगा, सही आया बिल्कुल। तो यानी हमने r और n सही माने, अगर ये नहीं आ रहा होता 889 ही, तो r और n हमने सही नहीं माने हुए होते, तब हम फिर इसका आंसर नहीं निकाल पाते। तो इसका कॉमन रेशो होगा 2। कहा है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि ABC AP में भी है और GP में भी है, मतलब अगर ABC AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C होगा, और ABC अगर GP में है तो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ABC को आप 2 लो, वरना हो ही नहीं पाएगा। B की वैल्यू 2, 4, 2 प्लस 2 4, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ABC 2 होता है। तो ऐसा केस क्या है, तीनों जब बराबर होंगे तभी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज़। अब ये पहले देखना पड़ेगा ये है क्या, ठीक है। हम इसको देखते हैं क्या है। √2 8 होता है, 2√2, √18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2, √18, 9 का रूट करोगे 3 आएगा, प्लस 3√2, फिर √32, 32 को लिखा 8 चौक 32, या 16 दूनी 32 लिख लो, 16 का रूट 4, तो ये 4 रूट तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इसका हमें सम निकालना है और 24 टर्म्स तक निकालना है। कितने तक? 24 टर्म्स तक। अगर 24 टर्म्स तक पहली टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 है, तो 24 टर्म में तो 24√2, यानी डायरेक्ट पता चल गया कि 24th टर्म क्या होगी, इतनी होगी। हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है, ठीक है। तो है क्या, ये AP है भाई, इसमें √2, इसमें से इसे माइनस करो, 2√2 में से √2 माइनस करोगे तो आपको √2 मिलेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे √2 मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो इतना है। तो हमें सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 24 टर्म्स निकालना है। तो क्या होगा, जब हमें लास्ट टर्म ही पता चल चुकी है तो दिस प्लस दिस करेंगे, यानी 25√2 n/2, n कितना है 24 इंटू 2, सिंपल। क्या n/2 24/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सम आ जाएगा 24 टर्म्स का, इससे कैंसिल 12 गुना 25 करोगे तो 300 आएगा, 300√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 300√2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसने कहा है ABC इज ग्रेटर देन 0, ABC 1 है, A इंटू B इंटू C करते हो तो 1। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि A को 1/3 मानो, B को 1 मानो, C को 3 मान लो, तब भी 1 आएगा।
ए बी सी, लेकिन ए बी सी उसने ऐसा कहा है कि ए बी सी आपको तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, लेकिन फिर इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो लीस्ट यानी सबसे कम आनी चाहिए। तो अगर मैं ए बी सी की वैल्यू ये यहाँ पे रखती हूँ तो वैल्यू चेक करके देखती हूँ क्या आएगा। ठीक है, चाहे 2 रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को 2 कर दो, ये दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो 1/a² मतलब हो जाएगा 4 भाई 1 ये a² है ना, तो नीचे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, 4 ऊपर पहुंच गया। b + c इन दोनों को ऐड करो 3 आएगा नीचे, प्लस b² करोगे नीचे तो 1 आएगा, c + a करोगे तो ये 5/4 आएगा, 5/2 आएगा। ठीक है, प्लस 1/c² a + b करोगे तो इन दोनों को ऐड करना है 3/2 आ जाएगा ये। तो अब वैल्यू कितनी आती है 4/3 + 2/5 + 2/12, 1/6 कर लो इसको। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, 6 पंजे 30, 10 से गुणा 40, प्लस सॉल्व करना है तो सिंपल 5 6 दूनी 12 प्लस 6 पंजे 5, ये कितना हुआ 52 57 57/30। अगर इस तरीके से मानते हैं तो 57/30 आता है, यानी ये नियर अबाउट 2 के आसपास आ रहा है। कितना आता है ये, अगर हम इसे डिवाइड करें 3 × 3 3 × 27 1.9 समथिंग आएगा। ये कितना आता है 1.9 समथिंग। कब, जब हम a इतना रखते हैं और c जो रखते हैं इतना। ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम कभी भी ऐसा करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर क्या चल रही है, सिमेट्री चल रही है, ए बी सी जो यहाँ पर बना हुआ है सेम वही आए, ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी, सिमेट्री चल रही है यहाँ पर, मतलब तीनों चीज़ें सेम ही है। ये ए उसके बाद बी उसके बाद सी, अगर ए का स्क्वायर सेकंड में बी का स्क्वायर थर्ड में सी का स्क्वायर, फिर बी + c तो c + a फिर a + b का रखा, तो सिमेट्री चल रही है तीनों टर्म्स में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान लो a को 1 मानते हैं तो b को 1/2, c को 2 मान सकते हैं। b को अगर 1/2 मानते हो तो इसको 2 मान लो, इसको 1, मतलब अगर हम तीनों को a b c को कुछ भी करते हैं तो एक को 1 मानो, दूसरे को 1/n और तीसरे को n मानना पड़ेगा। इस केस में जब भी आप चाहे किसी को भी कुछ भी मान लेना, हर बारी इस केस में आंसर आएगा 1.9। ठीक है, हर बारी क्या आंसर कितना आ रहा है 1.9 आएगा। जब भी 1/2 करके मानेंगे, 1/3 1/4 पे चेक कर लेना क्या आता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये और ये चीज़ अगर हम ऐसा करते हैं कि एक को 1 दूसरे को 1/n तीसरे को n मानते हैं तो हमेशा इस टाइप से आंसर मिल रहा है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी लीस्ट। इसकी वैल्यू अगर हमें कम से कम निकालनी है तो हम क्या करते हैं, एक केस ये भी तो पॉसिबल है, जब तीनों की मल्टीप्लाई 1 है तो तीनों को 1 1 1 मान लो। अगर हम तीनों को 1 1 1 मानते हैं तब इसकी वैल्यू देखते हैं, 1/1 b + c 2 1/2 1/2, तो उस केस में आता है 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी 3/2, तो 1.5 तो इससे छोटा आ गया 1.9 से, यानी यहाँ पर लीस्ट आता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ए बी सी को 1 1 1 मान लेते हैं, तीनों को बराबर मानते हैं, तो उस केस में क्या आएगा, सबसे कम वैल्यू आएगी जो कि 1.5 होगी। और अगर हम कुछ और वैल्यू इस टाइप से माने, जैसे 1/2 2 मान लिया, 1/3 3 मान लो, तो उस केस में लीस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। इधर तो 1 आएगा, कंडीशन तो फुलफिल होगी, लेकिन लीस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। लीस्ट वैल्यू के लिए अगर हमें करना है तो ए बी सी को 1 1 1 ही मानना पड़ेगा और आंसर कितना आएगा 1.5। पर्सन इज काउंट 45 इज टू काउंट इतने नोट्स। एक आदमी है, उसको 4500 नोट काउंट करने हैं। एन का मतलब यहाँ पर ये दे रखा है, नंबर ऑफ नोट्स है एन एन मिनट में। अगर हमने लिखा है A1 तो उसका मतलब है फर्स्ट मिनट में उसने कितने काउंट किए। A2 लिखा है तो सेकंड मिनट में, A3 लिखा है तो थर्ड मिनट में, A4 लिखा है फोर्थ मिनट में, ऐसे करते करते A10 लिखा है तो 10 मिनट में। और A1 से लेकर के A10 तक 10 मिनट में उसने 150, पहले मिनट में भी उसने 150 काउंट किए, दूसरे में भी 150, तीसरे में भी 150, ऐसे करते करते 10th मिनट में भी उसने 150 काउंट किए। तो ये कितने हो गए होंगे, 150 गुना 10 यानी 1500। 4500 टोटल नोट काउंट करने थे, शुरू के 10 मिनट में उसने 1500 नोट काउंट किए, तो यानी अब कितने बचे 3000, कितने 3150, कितना होगा ये 500 तो 500 गया 3000। तो अब उसे कितने नोट काउंट करने हैं, 3000 नोट उसे काउंट करने हैं। ठीक है, 3000 नोट उसे काउंट करने हैं। तो अब स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, उसने कहा है A10 A12 A12, A10 तो हमें पता है 150, तो उसने कहा है A10 मतलब ये, फिर A11 A12, आगे की जो भी टर्म्स है वो सारी AP में आती हैं विद कॉमन डिफरेंस -2। A10 हमें पता है 150 है, A11 कितना होगा, A10 ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। हमें क्या करना है, A1 से लेकर के A10 A11 A12 A13 सबका सम निकालना, और सबका सम ही 4500 नोट के बराबर होगा। पहले मिनट में 150, दूसरे में 150, तीसरे में 150,
A10 में भी 150, लेकिन A11 में वो क्या करता है, इससे 2 कम काउंट करता है। यहाँ से AP बननी शुरू हो जाती है विद कॉमन डिफरेंस -2, इसमें से -2 करेंगे ये आएगा, इसमें से -2 करेंगे ये आएगा, ऐसे हमारी AP बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि इतना तो हमें पता चल गया, 10 तक का जो सम आ रहा है वो 1500 आ रहा था, इसमें से हटा दिया तो 3000, यानी A11 से करेंगे। A10 तो हम यहाँ पर गिन चुके हैं, तो A11 से स्टार्टिंग होगी, यानी 148 + 146 सो ऑन। आगे की जो टर्म्स है उनका सम कितना आएगा, 3000 आना चाहिए। और ये टर्म्स कितनी है, मान ली हमने n टर्म्स हैं, आगे की टर्म्स हमने कितनी मान ली, n, तो n/2 × 2 × A + n-1 × D कितना है, -2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 भी कैंसिल, तो ये 148 + n+1 हो जाएगा, माइनस की इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू बाहर n है और 3000 इधर। ठीक है, अब क्या होगा, 3000, अब देखो n यहाँ पर है, ठीक है, ये होगा n × 149 - n। अब जो n की वैल्यू उसने कही है, उसने कहा है 24, 34, 125, 135, क्या होगा, तो हम पहले 24 रख के देखते हैं क्या आता है। 3000 आना चाहिए n की वैल्यू 24 रखने पर, 24, इसमें से 24 माइनस करोगे 125 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 × 4 इंटू ये आएगा 25 × 5। ठीक है, तो 25 चौक 100, 6 बजे 30, तो ये इतना आ जाता है, मतलब 24 रखने पर आंसर दोनों साइड सेम आ जाता है। तो इसका तो यहाँ से हम चेक करते हैं कितना आता है, 24 आता है, तो इसका मतलब n कितना है, 24। n का मतलब क्या था, n का मतलब ये था कि अगर 148 से स्टार्टिंग हो रही है, 148, 146 ऐसे करते करते जब हम नंबर्स लिख रहे हैं, तो ये जो टर्म्स आ रही हैं वो कितनी आ रही है, 124, मतलब 24, सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जब मैं 148, 146, ये A11 था, ये A12 था, ऐसे करते करते जितने भी टर्म्स आगे आ रही थी उन सबको जब मैं जोड़ती हूँ तो 3000 आता है। ऐसी कितनी टर्म्स है जिनको जोड़ने पर 3000 आता है, 24 टर्म्स है। बट शुरू कहाँ से हुई है, 11 से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो 35 यानी A35 तक, A11 से लेकर के A35 तक हमारी 24 टर्म्स हो रही है। मैंने इसलिए किया गिनती ताकि समझ आ जाए। A11 से लेकर के A35 तक 24 टर्म्स है, लेकिन A11 से पहले भी तो 10 टर्म थी हमारे पास, A1 से लेकर A10 तक, तो वो भी तो 10 गिननी है, तो 10 वो होंगी, तो आंसर क्या होगा, 34 आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर, 34 इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से लेकर के शुरू से एंड तक की गिननी है, तो यानी A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते A35 तक टर्म्स का जो सम होगा वो होगा 4500। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1, A2, A3 अगर HP में है, HP का मतलब होता है हरात्मक श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में मुझे वर्ड ध्यान नहीं आ रहा अभी, HP के लिए क्लिक ही नहीं कर रहा है दिमाग में। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि A1, A2, A3 अगर HP में है तो हमें एक्सप्रेशन बताना है ये क्या होगा। तो इतनी सारी टर्म्स क्यों लेनी, n तक क्यों जाना है, हम सिर्फ 2 टर्म्स लेंगे, 3 टर्म्स लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसने कहा है हमें कि अगर 2 भी लोगे तो उससे भी काम बन जाएगा। अगर कोई टर्म्स ABC, अगर ये 3 टर्म्स AP में हैं तो 1/A, 1/B, 1/C HP में होती है। यही होता है बस, HP का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2, 4, 6 AP में है तो 1/2, 1/4, 1/6 HP में होगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे क्या कहा है इसने, सम निकालना है। A1, A2, A3 अगर HP में है तो A1, A2, A2, A3 ये बताना है किसके बराबर आएगा। तो अगर A1, A2, A3 HP में है, मतलब A1, A2, A3 अगर HP में है तो इनका उल्टा करोगे भाई, ये तीनों अगर HP में है तो इनका उल्टा करोगे, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी रेसिप्रोकल तीनों का करोगे, तीनों AP में आएंगे। यानी A1, A2, A3 अगर HP में है तो मैं कह सकती हूँ 1/A1, 1/A2, 1/A3 AP में होंगे। ठीक है भाई, AP में होंगे। अब मैं क्या करती हूँ, अगर ये AP में है तो मैं सिर्फ 2 टर्म्स लेती हूँ फिलहाल। कितनी टर्म्स, 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, ये आएगा, 2 टर्म्स ली मैंने और इन्हें अगर ऐड करते हैं ये आएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, A1, A2, A2, A3, मुझे तो सिर्फ नीचे वाली टर्म चाहिए।
ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से करते हैं कि अगर मैंने कहा 1/1, 1/1, 1/2, 1/3 HP में है, तो इसका मतलब जो इसके डिनोमिनेटर में नंबर है वो AP में होंगे। तो A1, A2, A3 क्या हो गया, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ। ठीक है, ये HP में है तो 1, 2, 3 AP में है। तो निकालना क्या है, A1 इंटू A2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/6, कितना आएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो नीचे 6 बन जाएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह 6 6, 3 + 1 4/6 या फिर 2/3 आता है। तो क्या आया ये 2/3, 2/3 क्या आया है, ये 2/3 आया है A1 A2 प्लस A2 A3, कितना आया है 2/3। जब A1 कितना था 1, A2 कितना था 1/2, A3 1/3। अब इसमें से ऑप्शन चेक करो, n की वैल्यू कितनी टर्म्स ली है हमने, A1 A2 A3 कितनी ली है, 3 ली है। तो n की वैल्यू हम रखेंगे ऑप्शन में 3, और A1 A2 यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है n, 3 रखा, A1 - A2, A1 - A2 तो कितना आता है 3 × 1 - 1/2, तो 3/2 आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड चेक करें n - 1, n - 1 हो गया 2, A1 - A2, A1 - A2 कितना आएगा 1/2, ये 1 आता है, ये भी नहीं होगा। n A1 AN, नेक्स्ट का है n A1 AN, AN का मतलब है कितनी टर्म्स ली हैं, 3 टर्म्स ली हैं, तो 3, A1 मतलब 1 है, AN मतलब थर्ड टर्म कितनी है 1/3, तो ये भी नहीं आ रहा है, 2/3 आना चाहिए। बचा कौन ऑप्शन, फोर्थ। सही आंसर यही होगा, चेक करके देख लो क्या है, n - 1 A1 AN, n - 1 3 - 1 A1 1 है, AN 1/3 है, तो आ गया 2/3, यही हमारा आना चाहिए था। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।